हेलो नमस्कार मेरे कक्षा 10वीं के शेरनियों, आप सभी का स्टाफ परिवार में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लाए हैं त्रैमासिक परीक्षा का विषय हिंदी का पेपर। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 18 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं और पहला पेपर विषय हिंदी का ही है। तो आज हम देखेंगे हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। तो यहाँ पर देखिए, यह बिल्कुल परीक्षा में 75 नंबर से पेपर आएगा और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 से 17 तक 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 18 से 20 तक 3 नंबर के प्रश्न और 21 से 23 तक कितने अंकों के प्रश्न रहेंगे? 4-4 अंकों के प्रश्न आने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो यहाँ से आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन से पूछे जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। प्रश्न क्या है? हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? तो दूसरा काल क्या है भाई साहब? भक्ति काल। भक्ति काल है जो हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती थीं। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती थीं? तो आप कहेंगे कड़वी ककड़ी की समान। जैसे हम कड़वी ककड़ी खाते हैं तो हमें कड़वी लगती है, तो वैसे ही गोपियों को ज्ञान और योग की बातें लग रही थीं। तो कैसी लग रही थीं? कड़वी ककड़ी की समान। कलम का जादूगर कहा जाता है। किसको कहते हैं कलम का जादूगर? राम वृक्ष बेनीपुरी। भाई साहब, किसको कहते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी को। ठीक है, आगे देखो, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा है जी, है कौन सी विधा में लिखा गया? इसका आंसर बताना है। तो कहानी, आप कहेंगे कहानी। ठीक है, कहानी है जो नेताजी का चश्मा किस विधा में लिखा गया है? कहानी में लिखा गया है। अब हम आगे देखेंगे। अगला लिखा 5वां देखेंगे, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? यानी यह परिभाषा किसने दी है? काव्य की परिभाषा ऐसी किसने दी है कि कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि यह तो बात विश्वनाथ जी ने की थी। आचार्य विश्वनाथ द्वारा यह बात कही गई है। 7 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ, भोलानाथ के पिता भक्त थे। तो भोलानाथ के पिता किसके थे? तो आप कहेंगे महादेव शंकर जी, यानी शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? भोलानाथ शिव जी के भक्त थे। ठीक है, अब आएंगे आपके प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति। उनको हम देखते हैं। चलिए तो बताइए, सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो बताइए, सूरदास जी हैं जो, यह वात्सल्य के कवि हैं। किसके कवि हैं? वात्सल्य के कवि हैं। गोपियाँ उद्धव को खलिस्तान मानती थीं। तो गोपियाँ हैं जो उद्धव को बड़भागी मानती थीं। क्या मानती थीं? बड़भागी। जीवनी गद्य की एक किस विधा है? जीवनी है जो गद्य की गौण विधा है। कौन सी विधा है? गौण विधा। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में मिलता है? तो नायक और नायिका के संयोग या वियोग का श्रृंगार रस में मिलता है। किस में मिलता है? श्रृंगार में मिलता है। ठीक है, श्रृंगार रस में जो इसका आंसर हो जाएगा। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां किसको खिलाते थे? किसको खिलाते थे? मछलियों को। इसका आंसर क्या है? मछलियों को खिलाते थे। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्रा होती हैं? तो आप कहेंगे 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके इस प्रकार से रिक्त स्थान जो हमने अभी बताए हैं। तो आएगा समझ में? आगे देखेंगे आप। तीसरे प्रश्न में रहेंगी आपकी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ जो आपकी तीसरे प्रश्न में रहने वाली हैं, तो इनका मिला लिए आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो यह क्या है? ठीक है, आत्मकथ्य की अभी हम आगे देख लेंगे। 3 वर्णों का मेल। 3 वर्णों का मेल क्या किसे कहते हैं? 3 वर्णों का मेल हो जाए, इसकी जोड़ी मिलेगी 4 नंबर से। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। ठीक है, घ नंबर से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। और अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार है जो काव्य के आभूषण। कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिमा पर चश्मा। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, यह क्या है? यह यात्रा वृतांत। और
आत्मकथा हो जाएगी जयशंकर से। ठीक है, इस तरह से इनकी जोड़ी मिला लेनी है। अब देखते हैं एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक शब्द में इनकी आंसर देंगे, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो आप कहेंगे उद्धव जी हैं जो यह श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो सूर सारावली है जो बादशाह के कवि हैं, सूरदास जी इसके कवि हैं। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति है जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। अब आगे देखेंगे तो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है जो कौन सी है वह कहानी। आप देखते हैं आपको सबसे ज़्यादा कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिधन दिन यानी प्रत्येक दिन है, तो इसमें अवयवी भाव आ जाएगा। कौन सा समास आएगा? अवयवी भाव समास आ जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक है। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता था? तो विपदा के समय भोलानाथ अपनी माँ की शरण में जाता था। किसकी शरण में जाता था? माँ की शरण में जाता था। आगे देखेंगे सत्यासत्य। सत्यासत्य में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में रहेगा सत्यासत्य। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, यह असत्य है। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है जबकि कहानी नहीं। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये बात सही है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये भी बात सही है। रामचरितमानस महाकाव्य है, यह भी महाकाव्य है। त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास नहीं है, इसमें द्विगु समास है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सत्य सत्य आपको भरने हैं। अब आएंगे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, वो देखते हैं। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषता, इसके अथवा में रहेगा रीतिकाल या संगरकाल क्यों कहते हैं। सूरदास की दो रचनाओं के नाम या काव्यगत विशेषताएं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, यह आपको प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न की आपको अथवा भी मिलने वाले हैं। छठवां प्रश्न देखो। ठीक है, सूरदास की दो रचनाओं के नाम हो गए और आगे देखेंगे तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, वो आपको बताना है। चौपाई छंद की परिभाषा। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न देख लेना है और आपको इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, महाकाव्य खंड का में अंतर। ठीक है, इन सब प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। 11वां प्रश्न क्या है, रिपोर्ताज किसे कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी में अंतर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मनु भंडारी की भाषा शैली की दो रचनाएं। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न है जो आपको देखनी है। 15वें नंबर देखो। 15 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना। संधि किसे कहते हैं वो बन जाएंगे आपसे। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तित करने, यानी मैं कल भोपाल जाऊंगी, तो इस वाक्य को आपको प्रश्नवाचक में बदलना कि कैसे बदल देंगे। जैसे हो जाएगा इसका, क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, इस तरह से। निषेधात्मक मतलब उसमें नहीं का बोध हो, यह आपका विद्यालय, तो कहेंगे कि क्या यह आपका विद्यालय नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ है, इनकी आपको मुहावरों के अर्थ बताने हैं। ठीक है, इनकी आप अर्थ बताएंगे। 17वां देखो। 7वें प्रश्न में क्या लिखा है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। फिर निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आपसे आएगी, तो यह आपको अच्छे से देख लेना है और इनको याद कर लेना। यदि समझ में नहीं आई है स्कूल में तो इनको याद भी कर लेना, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाएंगी। 19 में देखो, यहाँ पे एक गद्यांश भी दिया गया, एक पद्यांश से आएंगी व्याख्या और एक गद्यांश से, तो दोनों है जो आपको देख लेनी है। अब यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद पर निबंध लिखना है, चाहे आप मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिख दें या फिर विज्ञापन लेखन से क्या समझते, विज्ञापन लेखन से आप क्या समझते, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना होगा। आगे देखेंगे 21वें प्रश्न में क्या रहेगा, आप पठित गद्यांश, जो आपको इसमें से आपको पढ़ना है और उसकी आपको नीचे आंसर देने हैं, उसके उत्तर देने हैं। जैसे उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है, आप अपने देश प्यार से प्रश्न रहेंगे, इस तरह से आपको इनके आंसर दे देने हैं।
इसी तरह से आपको एक पद्यांश में गद्यांश दिया जाएगा और एक गद्यांश से भी अपठित गद्यांश आएगा, दोनों को तैयार करना है। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्राचार्य विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क हेतु आवेदन पत्र। तो ये शाला यानी परीक्षा को फीस माफ करने के लिए है, आपको ये एप्लीकेशन आएगी, इसको आपको याद करना है, ठीक है। और लास्ट में आपसे रूपरेखा, किसी निबंध पर रूपरेखा, किसी विषय पर रूपरेखा लिखने को कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, इंटरनेट व उपयोगिता, खेलों का महत्व, बेरोजगारी कारण एवं समाधान, दैनिक जीवन में महंगाई। तो इनमें से आपको किसी भी एक पर रूपरेखा बनाकर लिखनी है। तो इस तरह से आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।